नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में नया क्या है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अमित खंडेलवाल, MD हैं स्टार एग्री के। हमारे साथ श्रीपाल शर्मा हैं, फार्मर हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे मानसून की, और मानसून की बात ये अनुमान है IMD का, वो 15 अप्रैल को आएगा। लेकिन हमेशा की तरह स्काईमेट का अनुमान पहले आ जाता है। स्काईमेट पहले माइलेज लेता है अनुमान जारी करके। रहा आप देखिए कि आज जो पहला अनुमान आया है स्काईमेट का, उसमें ये कहा गया है कि मानसून सामान्य के मुकाबले कम रहेगा और 94% बारिश की संभावना स्काईमेट ने जताई है इस सीजन में, जो कि सामान्य से कम है। और ये कहा गया है कि इस बार अल नीनो का खतरा रहेगा, लिहाजा उसका इम्पैक्ट मानसून के ऊपर होगा। और गुजरात, MP, महाराष्ट्र में कम बारिश की संभावना ज़्यादा दिख रही है। इसके अलावा जो खेती वाले राज्य हैं वहाँ पर अगस्त और सितंबर में कम बारिश की आशंका जताई गई है। तो मेरा सबसे पहला सवाल अमित खंडेलवाल जी आपसे होगा, चूँकि आप एग्री बिजनेस से जुड़े हुए हैं और जब इस तरह का अनुमान आता है तो मार्केट के सेंटीमेंट पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका पहला रिएक्शन मानसून के इस पूर्वानुमान पर क्या है? नमस्कार मृत्युंजय जी, मेरा पहला रिएक्शन ये है कि इससे कृषि पूरे क्षेत्र को बहुत नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि देखिए पिछले 1 महीने से या पिछले 25 दिन से अगर हम देखें तो बड़ी अनइवन रेनफॉल, ओले, बारिश सब प्रदेशों में, पूरे सेंट्रल इंडिया में, इवन लगभग 8 या 9 स्टेट्स में ये स्थिति बनी हुई है, जिससे ऑलरेडी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का काफी नुकसान किसानों को हो चुका है। और उसके ऊपर से जो ये अभी जो स्काईमेट का ये आया है, ये थोड़ा सा और हमको तकलीफ देने वाला है, पूरे एग्री बिजनेस को भी और स्पेशली किसानों को भी। क्योंकि आप जिन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, ये सारे, राजस्थान, दिल्ली, UP, ये सारे जो हमारा सबसे ज्यादा एग्री प्रोडक्शन है वो इन्हीं स्टेट्स में होता है। राइट। और अगर यही डेफिसिट अगर रेनफॉल रहने वाली है तो डेफिनेटली इसका असर बाजारों पे देखने को मिलेगा। ठीक बात है। अच्छा, आप बने रहे अमित जी हमारे साथ। हमारे साथ श्रीपाल शर्मा भी हैं, फार्मर हैं और राजस्थान से जुड़ रहे हैं और ग्वार के किसान हैं। और ग्वार बहुत ज़्यादा मानसून सेंसिटिव कमोडिटी है, लिहाजा जब भी ऐसी खबर आती है तो ग्वार के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो श्रीपाल जी, आपको कैसा लगा ये अनुमान? और मतलब कैसा लगा से मेरा मतलब ऑब्वियस है कि जब अनुमान खराब आया तो खराब लगेगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस अनुमान, क्योंकि आप खेती करते हैं ग्वार की, तो इस अनुमान के बाद क्या आप चिंतित हैं या आपको लगता है कि ये बहुत शुरुआती अनुमान है और इसको लेकर बहुत चिंता करने की बात नहीं है? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये अनुमान तो शुरुआती है, लेकिन इस अनुमान में मानसून जो कम रहने की बातें बताई गई है और आगे अल नीनो का जो खतरा बताया गया है, तो ये वास्तव में चिंता का विषय है। आने वाली फसलों की जो बिजाई होगी उनके लिए दिक्कत आ सकती है। हालांकि एक इसमें राहत की बात थोड़ी सी बताई कि जून का महीना जो है वो सामान्य से ज्यादा कमजोर नहीं रहेगा, क्योंकि स्काईमेट ने जो मानसून के बारे में प्रिडिक्शन किया है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग महीनों का किया है और उसके हिसाब से जून का महीना कुछ ठीक बताया है। और आगे जुलाई और अगस्त, उस समय फसल पकने का जो समय होता है उसमें ज्यादा कमजोर बताया है, तो वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। हालांकि समय काफी पड़ा है और क्या इसमें उम्मीद करते हैं कि बदलाव आए और थोड़ा कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जिस तरीके से, जिस हिसाब से मानसून को बिलो नॉर्मल बताया है, तो वो खास करके राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब के किसानों के लिए ये चिंता का विषय है। बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि जून और जुलाई का महीना कंपैरेटिवली ठीक रहेगा कंपेयर टू अगस्त और सितंबर। लेकिन क्योंकि अगर जुलाई का महीना सबसे इंपॉर्टेंट होता है मानसून के लिहाज से, और जुलाई में बड़ा कट टू कट का फोरकास्ट आया है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, ऊपर हुआ तो ठीक है, नीचे हुआ तो फिर वो मानसून कमजोर हो जाएगा। और जुलाई का महीना सबसे महत्वपूर्ण होता है खरीफ की बुआई के लिहाज से।
और सबसे ज़्यादा बारिश का जो कंट्रीब्यूशन है वो जुलाई महीने में ही होता है 33% मेरे ख्याल से। तो इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं आईएमडी का अनुमान की वेट करूंगा, और वैसे भी अभी से मुझे बोलना थोड़ा जल्दबाजी लगता है। बट अगर जुलाई ड्राइनेस रहती है तो जो रेन सेंसिटिव क्रॉप्स है, स्पेशली मूंगफली, सोयाबीन, उनके लिए थोड़ी चिंता की स्थिति है। गवार जो सेमी एरिड क्रॉप है, और अगस्त में उस अगर बारिश कम रहती है तो गवार के लिए थोड़ा फायदे वाला है, क्योंकि गवार को पकने के बाद पानी मिले तो उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो कॉटन और गवार दोनों के लिए ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम काफ़ी सेंसिटिव है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है और इंटेंसिटी कैसी रहती है, बट आईएमडी का अनुमान आए उसके बाद ही कुछ ठीक है, मतलब 15 अप्रैल को आईएमडी का अनुमान आएगा। लेकिन अनुज गुप्ता जी, मैं अगर मार्केट ट्रेडिंग के हिसाब से आपसे पूछूं, चूंकि आज जब ये फोरकास्ट आया उससे पहले ग्वार काफ़ी नीचे था, उसके बाद एक तेज रिकवरी भी हमने देखी, हालांकि उसके बाद फिर ऊपर से भाव नीचे आया, अल्टीमेटली लोअर लेवल से रिकवरी ही आप मान सकते हैं। तो क्या प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है अगले कुछ दिनों में, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ग्वार में? मृदुल जी, मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिक्चर बिलो एवरेज है। 94% से नीचे का इवैल्यूएशन आ रहा है, जो कि एक बिलो नॉर्मल रहता है। और मुझे लगता है कि उससे काफ़ी हद तक जो है एग्रीकल्चर कमोडिटी को सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक बात है ग्वार की, क्योंकि इट्स खरीफ क्रॉप, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्ट आपकी नवंबर दिसंबर में जो क्रॉप आती है, जैसे कॉटन हो गया और ग्वार हो गया, आपका राइस हो गया, जो कि आपकी सितंबर अक्टूबर में क्रॉप आती है। तो अगर ये नॉर्मल बिलो नॉर्मल रहते, डेफिनेटली उसके प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। डिपेंड करेगा कि एक्चुअली में जो मानसून है या फिर जो बारिश की क्वांटिटी है, क्योंकि मिलीमीटर अगर देखेंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी बारिश आपकी आती है। कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से तेज बारिश आ जाए फिर धीरे बारिश आए, तो वो एक क्वालिटी जो है बारिश की वो देखनी इंपॉर्टेंट है। बट जो अभी फिलहाल जो आ रहा है एस्टिमेट, उससे लग रहा है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी फिलहाल शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है। अब अमित खंडेलवाल जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं सर। अब देखिए, जो डिटेल हैं मानसून के आंकड़ों के, उसमें यह कहा गया है कि अगस्त में 92% बारिश का अनुमान लगाया गया है, जो कि नॉर्मल से कम है। सितंबर में 90%, मतलब सितंबर के लिए तो जो अनुमान है वो बड़ा डॉटेड लाइन पे है, क्योंकि 90% से कम का मतलब हुआ डेफिसिट। ये बहुत ही बॉर्डर एरिया है 90% का, है ना। और अगस्त का 92% दिया है। तो अगस्त और सितंबर में कम बारिश का होना, ये कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा? देखिए, जो सबसे पहली जरूरत बारिश की होती है, जैसा कि पहले साहब ने बोला था कि जून और जुलाई जो है हमारा जो सोइंग है, वो मैक्सिमम जून और जुलाई में हमको चाहिए होती है सोइंग करने के लिए सबसे ज्यादा रेनफॉल। उसके बाद फसल को आगे रेनफॉल चाहिए होती है। तो सबसे ज्यादा फर्क अगर जून जुलाई में प्रॉपर बारिश नहीं आती है तो पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली अगर 90% से नीचे जाता है अगस्त में, सितंबर में, अगर 90-95 के बीच में भी हो जाती है तो उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे नीचे जाती है तो डेफिनेटली इसका थोड़ा ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा अमित जी, इस अनुमान में रेन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के भी बात कही गई है कि चूंकि एल नीनो का साल रहेगा, तो लिहाजा बहुत ज्यादा एब्रप्ट सिचुएशन हम रेन के डिस्ट्रीब्यूशन में भी देख सकते हैं। ये बड़ा चैलेंजिंग होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? ये रेन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है, एरिया टू एरिया, क्रॉप टू क्रॉप। तो इसके लिए हमें अगली कुछ और रिपोर्ट्स का और आईएमडी की रिपोर्ट्स का इंतजार करना पड़ेगा कि वो किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, एक बात और अमित जी, चूंकि आप एग्री बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप जरा बताइए, ये तो ठीक है अभी पहला अनुमान है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आईएमडी का अनुमान आएगा, फिर एक्चुअल बारिश शुरू होगी जून में, तब देखना होगा क्या सिचुएशन बनता है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए एडवांस प्लानिंग करनी हो फार्मर को, ट्रेडर को, उनके लिए आपका सुझाव क्या होगा? देखिए, फार्मर्स के लिए सुझाव ये है, अगर हालांकि जैसा आपने कहा ये फर्स्ट रिपोर्ट है, लेकिन अगर आगे की रिपोर्ट्स भी कुछ इसी डायरेक्शन में आती हैं, तो जो कम पानी की क्रॉप्स हैं, जहां जिनमें 2 पानी या 3 पानी में जिन क्रॉप्स में काम चल जाता है, सोइल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, उन पे अपना कुछ एरिया किसानों को शिफ्ट करना चाहिए। मेरा उनको यही सुझाव है, जहाँ पे उनको कम से कम बारिश में फसल उनको पूरी हो सके। ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। लेकिन श्रीपाल जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि
क्योंकि आप ग्वार की खेती करते हैं और अगस्त सितंबर के लिए अनुमान थोड़ी चिंताजनक है। क्या अगस्त और सितंबर में कम बारिश होना ग्वार के लिए ज्यादा चिंताजनक है, या अगर जून जुलाई में ठीक बारिश होती है तो उतनी चिंता नहीं रहेगी? क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ग्वार के लिए अगर बात करें तो ग्वार के लिए अगस्त की बारिशें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अच्छा। और इसका सीधा सा असर हमने पिछले साल भी देखा था कि पिछले साल अच्छी बारिशें हुई थी और शुरुआती दौर में ग्वार की फसल को जैसे बहुत अच्छी क्वांटिटी में उत्पादन माना जा रहा था, और सितंबर शुरुआत से अगस्त लास्ट से बारिशें नहीं हुई तो उसका परिणाम भी हमने देखा है कि फसल जो है वो काफी कमजोर रह गई थी। लेकिन अगस्त की बारिशें बिल्कुल होना जरूरी है। अगस्त की बारिशें अगर नहीं होती है तो मतलब कंडीशन ये रह सकती है कि जीरो की स्थिति भी रह सकती है, क्योंकि बाढ़ और पकाव इन दोनों सिचुएशन में, दोनों परिस्थितियों में बारिशों का होना, पानी का मिलना बहुत जरूरी होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगस्त का महीना ग्वार की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लिहाजा अगस्त में अगर कम बारिश होती है तो ग्वार की खेती को लेकर चिंता बढ़ सकती है। लेकिन बीरेन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, प्राइस सेंसिटिव कमोडिटी है ग्वार, और आज की खबर के बाद रिकवरी आई, लेकिन मार्केट में जो लोगों का रिएक्शन है वो खुश नहीं है इस रिकवरी से। वो कह रहे हैं कि ग्वार को और ज्यादा तेजी से रिएक्ट करना था। तो ऐसा क्या हो गया कि एल नीनो पर उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है ग्वार? मानसून का पहला फोरकास्ट आ गया, उस तरह से रिएक्शन नहीं दिखा पा रहा है जो ट्रेडर और जो किसान चाहते हैं। क्या रीजन देख रहे हैं आप इसका? फिलहाल जो भी पार्टी है वो स्पाइसी सेक्टर में है, स्पेशली जीरा में, तो पूरा फोकस अभी वहाँ बना है। तब उधर चले, ग्वार को अकेला छोड़ दिया है अभी तो ऐसा लग रहा है। हाँ, ग्वार को अकेला छोड़ दिया, ठीक बात। अब देखिए, सही बात, जीरे का आपने जिक्र किया। जीरा देखिए, मतलब पता नहीं ब्रेक फेल शब्द भी जीरे के लिए छोटा पड़ रहा है। एक के बाद एक लगातार बड़ी तेजी। आज 6% का ऊपरी सर्किट खुलते ही 40,000 के करीब पहुंच चुका है भाव। बेलगाम तेजी है। हालांकि तेजी को लेकर अपनी अलग अलग कहानी सामने आ रही है, वो अलग डिबेट का मुद्दा हो सकता है। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, श्रीपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में मानसून की रिपोर्ट पर बात करने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गोल्ड की, और गोल्ड की बात करेंगे। उससे पहले आपको दिखा चुके हमने गोल्ड पर एक पोल किया है। पोल इसलिए किया है क्योंकि ये अप्रैल का महीना है और नए वित्त वर्ष में आप देखिए गोल्ड ने 61,000 के लेवल को पार किया है, ऑल टाइम हाई को। तो नए वित्त वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से जो नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है 23-24 का, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड का प्राइस, गोल्ड का भाव कहां तक जा सकता है, इसको लेकर हमने एक पोल किया है। पोल के नतीजे क्या आए हैं ये जरा खुद देखिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन फियर, इन्फ्लेशन फियर, ये जो बने हुए हैं, डॉलर इंडेक्स की गिरावट, तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ जो करंट सिचुएशन है वो 65,000 तक का लेवल हम गोल्ड में हायर साइड में देख पाएंगे। जबकि ये जो बड़ी रैली आई है थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, तो डाउन साइड में मुझे लगता है कि जो सपोर्ट रहेगा वो 54 से 54,500 तक का रहेगा। बट हायर साइड पे डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी जो गिरावट है वो बढ़ती हुई दिखती है, तो 65,000 का एक कंजर्वेटिव टारगेट हम अगले फाइनेंशियल ईयर तक पकड़ के चल सकते हैं। 2 बैंक यूएस में फेल होने के बाद में, उनके क्राइसिस के बाद में, फेड ने एक अश्योरेंस दिया है कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया है। यदि ये अश्योरेंस देने के बाद यदि सब कुछ ठीक नहीं होता है अगले 1 या 2 हफ्ते के अंदर और कहीं बड़ा क्राइसिस डेवलप होता है, तो यहाँ से गोल्ड बेशक $2150 से $2200 के बीच में हम 2023 में देखेंगे। तो मेरे हिसाब से 2023 का सितंबर अक्टूबर के आसपास इसका बॉटम बन जाना चाहिए। जो वर्स्ट कंडीशन में मुझे लगता है 1850-1880 के आसपास, जो इंडियन मार्केट में अगर देखेगा तो 56,000 57,000। बट अपसाइड में मेरे हिसाब से ये साल एंड तक या एटलीस्ट मार्च 2024 तक $2200 के आसपास का मेरा व्यू मान रहा। सो विच टेक्स, मतलब अगर इंडियन रुपी अगर 82 83 के पास ही रहेगा तो प्रॉब्ली हम लोग 68,000 तक भी अपसाइड देख सकते हैं। जी, मुझे लगता है जिस तरह से फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं पिछले साल, ये ज़रूर एक नई कैजुअलिटी लाएगा मार्केट में। जिस तरह से हमने देखा है बैंकिंग क्राइसिस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और कई बैंक्स भी शायद हो सकता है कि कोलैप्स हो जाएं, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद रिसेशन भी आ सकता है। तो रिसेशन के कारण मुझे लगता है कि जो सेफ हेवन बाइंग आती है गोल्ड में इस साल भी आएगी।
आई एम वेरी बुलिश ऑन गोल्ड। मुझे लग रहा है कि हम अगर $2000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो $2400 इंटरनेशनल मार्केट्स में देख सकते हैं और इंडियन मार्केट्स में 70,000 प्लस प्राइजेस भी देखी जा सकती है। तो ये गोल्ड पर आउटलुक 2023-24 के लिए देखते हैं गोल्ड का प्राइस कहां तक जाता है। सब बुलिश हैं गोल्ड पर, देखते हैं क्या होता है। अनुज जी, आप भी बुलिश हैं? बिल्कुल मृत्युंजय जी, मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो जल्दी ही आपको 63,000 से लेकर 65,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा और हमें लग रहा है कि दिवाली तक ये 65,000 का लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। 2100 से लेकर $2200 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। तो गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमारी हमेशा से गोल्ड में रही है, तो वो भी हमें लग रहा है कि आगे भी हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में रहेंगे और ऑप्टिमिस्टिक व्यू हमारा है गोल्ड में। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी है गोल्ड में। लेकिन आज अगर ट्रेड लेना हो बीरेन जी, आज के लिए मतलब 1-2 दिन के लिए, तो आपके हिसाब से किस तरह का ट्रेड अभी गोल्ड में लेना ठीक रहेगा? आज लंदन बंद है फिजिकल मार्केट ईस्टर के हिसाब से, तो फिजिकल से कोई क्यों नहीं मिलेगा। फिर भी किसी को अगर ट्रेड लेना है तो वो 60,100 के आसपास गोल्ड बाय किया जा सकता है छोटे स्टॉलों से। 59,800 टारगेट कुड बी 60,500 आसपास। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब और पहला सवाल है अनिल का अकोला से। पूछिए अनिल जी। जी नमस्कार। हमने आपसे 9 मार्च को पूछा था जब सोना 55,000 से भी नीचे था, तो उस समय तेजी का नहीं बता रहे थे। अब यहाँ से परसों 2,000 रुपए की मंदी और 21 तारीख तक के 56,000 रुपए गोल्ड हो जाएगा। 21 56,000 और परसों 2,000 की मंदी है। बताइए अनुज जी। देखिए अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर आएगी, क्योंकि जिस तरीके का फंडामेंटल फैक्टर्स है हमें नहीं लगता कि कोई बड़ा मेजर करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। बट जैसा कि आपने मॉर्निंग में भी देखा होगा कि मार्केट मॉर्निंग गैप से नीचे खुला था और आप देखिए डे हाई के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। सुबह मार्केट $1990 था, अभी $2,000 के आसपास है। तो एक ऐसी रिकवरी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो इसलिए ज्यादा बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी डिप आता है वहां पर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। पवन है नेक्स्ट कॉलर हरियाणा से। पूछिए पवन जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल बीरेन वकील जी से ये है, ये हाजिर में धनिया को कह रहे हैं 8,500 से 9,000 हो जाएगा जून जुलाई तक, तो ये एनसीडीएक्स पे क्या भाव हो सकता है सर? बताइए बीरेन जी। मैं फिजिकल से ही कनेक्टेड रहता हूँ। फ्यूचर्स में हमने जो देखा है कि आज एनसीडीएक्स स्पॉट में जीरा 41,000 है और फ्यूचर्स में 37,000 है। काफी फर्क है। तो अभी स्पाइसेस सेक्टर में फिजिकल और फ्यूचर्स को मैं अलग मान के चलता हूं, तो मैं पर्टिकुलर एनसीडीएक्स का कोई फोरकास्ट नहीं करूंगा। फिजिकल में मैंने जो व्यू बनाया था वो अभी भी बरकरार है। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर सिल्वर के 1 लाख के करीब जाने की संभावना है क्या? आज तो इतना ऊंचा हो गया, 75,000 से ऊपर गया। 1 लाख से ऊपर। अनुज जी, हालांकि सब लोग चांदी पर ज्यादा बुलिश हैं, लेकिन फिर भी 1 लाख का लेवल आपको दिख रहा है क्या चांदी में? देखिए अगर आप सारी कमोडिटी को देखेंगे तो सबने अपने हाईज बनाए हैं, बट सिल्वर अभी तक जो उसने लास्ट टाइम 2008 में $50 का हाई बनाया था वो अभी तक नहीं ब्रेक किया है। तो मुझे लगता नहीं कि जितनी बड़ी जो 1 लाख का लेवल आपको जल्दी देखने को मिलेगा। बट हाँ, डेफिनेटली हम $30 तक टारगेट कर रहे हैं, जो कि करीबन 80,000 के आसपास का लेवल बनेगा। तो इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं वो $30 का है, जो कि 80,000 के आसपास है। तो अभी इनिशियली वो लेवल है। 30 के ऊपर अगर मार्केट चलेगा तो फिर आपको एक अच्छी नई तेजी, और क्योंकि हो सकता है कि 90,000 से लेकर 1 लाख तक जाती हुई दिखाई दे। बट फिलहाल हम 80,000 को टारगेट कर रहे हैं दिवाली तक। ठीक है, 80,000 दिवाली तक। नेक्स्ट कॉलर सुमित है हमारे साथ। पूछिए सुमित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सिल्वर $22 तक आ सकती है 15 दिन में, मुझे तो लग रहा है। चांदी $22 तक 15 दिन में। अच्छा बीरेन जी, आपको लगता है क्या $22 का भाव दिख जाएगा 15 दिन में चांदी में? इसका जवाब अगर सटीक जवाब फेड के पास है, ओएल साहब के पास, वो अगर 50 बेसिस का रेट हाइक दे देते हैं मई में तो आ सकती है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा अनुज जी, आज मेटल में कोई ट्रेड है आपके पास, बेस मेटल में?
देखिए बेस मेटल में हमने एक रिकवरी आती हुई देखी है मॉर्निंग से, तो यहाँ पर बाय का ही ट्रेड रहेगा, जिसमें कॉपर हमें लगता है कि खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। 765 के आसपास खरीदारी करें, 759 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 774 तक देखने को मिल सकता है। हमने देखा मॉर्निंग से एक रिकवरी बेस मेटल में आती हुई दिखाई दी है, तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। 2 से 3 रुपए अगर प्राइस नीचे गिरते हैं तो खरीदारी का ट्रेड 765 के अराउंड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हिमांशु हैं आप हमारे साथ, पूछिए हिमांशु जी। हेलो जी बताएं। सर मैंने क्रूड सेल कर रखा है 6600 से। 6600 पर आपने सेल किया है क्रूड? जी, क्या करना चाहिए मेरे को अभी? अच्छा, 6600 पर आपने सेल किया है। बीरेन जी क्या व्यू आपका इनके लिए? ऑलमोस्ट इसी भाव के आसपास है ट्रेड, अभी 66-20 समथिंग चल रहा है। एकदम छोटा सा लॉस पे वो निकल जाए, क्योंकि ओपेक का कट के बाद ऐसा लग रहा है कि अंदर से मार्केट थोड़ा तेज हो गया। शैलेंद्र हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, पूछिए शैलेंद्र जी। सर ग्वार की क्या रेंज रहेगी, ब्रॉड रेंज? ग्वार की ब्रॉड रेंज क्या रहेगी? बीरेन जी आपसे ही जानना चाहूंगा। वैसे आपने कहा कि अभी ग्वार वाले सब जीरे में चले गए, ग्वार को अकेला छोड़ के, लेकिन फिर भी ग्वार का रेंज आप क्या देख रहे हैं सर? ग्वार का रेंज ब्रॉडली हम ऐसा मान सकते हैं कि 5500-6200 नियर टर्म रहना चाहिए, बट ये साल शायद काफी बड़ा रेंज भी देख सकते हैं, क्योंकि बाजार में सरप्लस कैश काफी है। जो बड़ा रेंज ऊपर में, छोटे में, नीचे में? मैं देखो अपसाइड में शायद अगर ये जो स्काईमेट का अनुमान अगर सही जाता है तो मैं अपर साइड एक्सटेंड करके 7200 तक भी ले जाऊंगा, बट सब्जेक्ट टू स्काईमेट प्रेडिक्शन प्रूव्स करेक्ट। ओके ठीक है, फरहान है रामपुर से, पूछिए फरहान जी। गुड इवनिंग सर जी। काफी दिनों बाद सवाल है मेरा बीरेन वकील सर से मैनपावर पे। अगर मैनपावर सर 50 से 60% जो फसल करना सर, ये फिर बढ़ क्यों नहीं रहा, क्या हो जाए सर? बताइए बीरेन जी। इसमें कमाने के लिए आसान तरीका हेजिंग में अब तो 18-20% ब्याज मिलने लगा है। फिजिकल के फ्यूचर्स बेचने में काफी सेफ और काफी रिवॉर्डिंग ट्रेड है, बट समाव काफी कम लोग कर रहे हैं। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।